सब बच्चों को जिन्होंने ख़ास तौर पे आज हमें न्यूली ज्वाइन किया, क्योंकि हमारे आज इस सर्जरी के सेशन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो हैं, या तो वो सर्जरी के फ्री लेक्चर्स में आ चुके हैं या फिर मेडिसिन में लेक्चर ले चुके हैं। तो बच्चों, हम लोग इंशाअल्लाह ताला, मैंने आप लोगों को बताया भी था ग्रुप्स के अंदर भी, यहाँ पे भी क्लियर कर दूँ कि मेरी गूगल ड्राइव जो है वो किसी भी अकाउंट से नहीं इश्यू कर पा रहा अकाउंट लेक्चर्स का लिंक। मुझे ये इश्यू हो रहा है और मैंने डिवाइस भी चेंज करके देखी है, अकाउंट्स भी चेंज करके देखे हैं, लेकिन सेम इश्यू इज परसिस्टिंग। आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर। मैंने गूगल को कांटेक्ट भी किया और 3-4 दिन मुझे इसके लिए बहुत ख्वार होना पड़ा है। लेकिन मैंने अपना प्राइवेट चैनल क्रिएट किया है यूट्यूब के ऊपर स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए। अब वहाँ पे लेक्चर अपलोड हुआ करेगा और आप लोग वहाँ से देखेंगे। अभी इंशाल्लाह इस फर्स्ट लेक्चर के बाद मैं आप लोगों से आप लोगों का जीमेल अकाउंट मांगूंगा सर्जरी वाले ग्रुप में, तो आप लोगों ने मुझे देना है ताकि मैं उसको परमानेंटली ऐड कर दूं। और थ्रू आउट द मंथ ऑफ दिसंबर आप लोगों को सारे वो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे जो कि मैं यहाँ पे या तो ऑनलाइन देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में देता हूँ। वो सारे आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। अच्छा, आज का टॉपिक बच्चे हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं खासतौर पे न्यू स्टूडेंट्स के लिए कि थ्रू आउट द लेक्चर क्वेश्चनिंग अलाउड नहीं है। आप बाद में अलग से, आपको कोई भी चीज क्लियर ना हो, आप लोग वो मुझे अलग से स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लेक्चर का टाइम काफी थोड़ा होता है और उसके अंदर हमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी होती हैं, तो इसके अंदर मैं क्वेश्चनिंग को एनकरेज नहीं करता। ओके, सबसे पहली बात ये बच्चे, जो आज चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज द टॉपिक ऑफ ATLS, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है बच्चे, बेसिकली बात यह है कि हमारी डिफरेंट स्पेशलिटीज की जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उसके लिए हमने लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। एक होता है हमारा BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को, किसी भी एक जनरल फिजिशियन को आना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी मेडिकल की फील्ड है ये वाइडली फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक होती है मेडिसिन की फील्ड, दूसरी होती है सर्जरी एंड अलाइड की फील्ड। एक मेडिसिन एंड अलाइड, एक सर्जरी एंड अलाइड। तो मेडिसिन एंड अलाइड के अंदर बच्चे फिर हम लोग स्पेसिफिकली जो डील करते हैं BLS के साथ साथ ACLS को भी डील करते हैं, ठीक है, जो कि कार्डियोलॉजी वालों के लिए स्पेसिफिकली आता है, लेकिन मेडिसिन वाले भी इसको करते हैं। और सर्जरी वालों के लिए बच्चे आता है ATLS की फील्ड आती है, ठीक है। तो ATLS को बच्चे समझना सर्जरी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। एक सेकेंड जी, मैं अपना लेक्चर यहाँ पे रिज्यूम करता हूँ बच्चे। मैं आप लोगों को यहाँ पे ये क्लियर कर रहा था कि ATLS का जो टॉपिक है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल ईयर के अंदर जनरल सर्जरी का, खास तौर पे। क्योंकि आपका जो वाइवा होता है बच्चे, वो यहाँ से ही स्टार्ट होता है। इसके अलावा आपको जितनी भी बातें बताई, जितने भी आपके मतलब आप हाउस जॉब में इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो मेडिसिन की इमरजेंसी में, सर्जरी की इमरजेंसी में, गायनी की इमरजेंसी में, हर जगह आपको ATLS से रिलेटेड बातें काम आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गायनी और पीड्स के इमरजेंसी में आप लोग ATLS अप्लाई करेंगे, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग हैं कि वो आप लोगों को हर फील्ड में अप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले बच्चे, जो आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए कि ट्रॉमा या इंजरी की डेफिनेशन क्या होती है। प्लीज इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। यूनिवर्सल डेफिनेशन है, शॉर्ट्स प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी से मैंने ये डेफिनेशन ली है और बहुत सारी बाकी बुक्स ने भी इसी डेफिनेशन को कोट किया है। मोर और लेस बेले की डेफिनेशन भी सेम ही है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है, तो आप लोग इसको कोट कर सकते हैं कि श्वार्ट्ज की फिजियोलॉजी से हम लोगों ने, सर्जरी से हमने इसको उठाया है। तो काइंडली इसको नोट कर लीजिए। सेलुलर डिस्ट्रप्शन caused by an exchange with environmental energy that is beyond the body's resilience, which is compounded by cell death due to ischemia reperfusion। अब इसका मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो मैंने इतनी कॉम्प्रिहेंसिव लिखवाई है, इसका क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए। बच्चे, ट्रॉमा इसको कह रहा है कि ट्रॉमा कोई भी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स है जिसको बॉडी बेयर नहीं कर सकती और बॉडी को वो फील होता है, मैनिफेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलर डिस्ट्रप्शन, ठीक है। और इसके अंदर सेल की डेथ हो सकती है। क्यों?
या तो टिश्यू को या जो सेल्स हैं उनको ब्लड फ्लो का कॉम्प्रोमाइज हुआ है। और आप लोग थर्ड ईयर की पैथोलॉजी के अंदर ये चीज पढ़ के आए हैं कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये एक टिश्यू है, इस टिश्यू को ये एक आर्टरी जा रही है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इस आर्टरी के अंदर कोई प्लग है, कोई थ्रोम्बस बना हुआ है जिसकी वजह से ब्लड फर्दर आगे की तरफ नहीं जा पा रहा, तो टिश्यू के अंदर क्या डेवलप हो जाएगा, इंफार्क्ट डेवलप होगा, ठीक है, या सेल डेथ डेवलप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर इस टिश्यू में से क्लॉट को रिमूव कर दिया जाए तो भी टिश्यू के अंदर सेलुलर इंजरी हो सकती है। और उसकी वजह बेसिकली क्या होता है, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं इस्केमिया रीपरफ्यूजन इंजरी। इस्केमिया रीपरफ्यूजन इंजरी जो होती है या रीपरफ्यूजन रिलेटेड इंजरी जो होती है, उसके अंदर बेसिकली फ्री रेडिकल फॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, क्योंकि सेल डेथ के बाद जब अचानक से ब्लड फ्लो बहाल होता है वहां पे, तो उसके अंदर काफी सारे ऐसे सब्सटेंसेस शामिल होते हैं जो कि इंजरी को ट्रिगर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस्कीमिया या इस्कीमिया रीपरफ्यूजन की वजह से ट्रॉमा हो सकता है। ट्रॉमा की ये यूनिवर्सल डेफिनेशन आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ये आपका वाइवा का बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बच्चे ट्रॉमा की ये वाली कॉज बताने के बाद अपना आप लोगों को कुछ बहुत अपना सेगमेंट 1 डील करने लगा हूं, जिसके अंदर मैं आपको मोस्ट कॉमन चीजें बताऊंगा। तो अपने एमसीक्यूज के पॉइंट नोट कर लीजिए काइंडली। सबसे पहला आपका एमसीक्यू, मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ऑर्गन कौन सा है जो कि ट्रॉमा के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इन्वॉल्व इन ट्रॉमा। तो बच्चे द मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ऑर्गन इज स्प्लीन, काइंडली नोट इट डाउन। एमसीक्यू नंबर 2, मोस्ट कॉमन थोरेसिक ऑर्गन कौन सा होता है, या बल्कि थोरेसिक ऑर्गन करने के बजाय आप लोग इसको कर ले मोस्ट कॉमन थोरेसिक मैनिफेस्टेशन ऑफ ट्रॉमा। बच्चे कभी भी थॉरेक्स को ट्रॉमा होगा तो उसके अंदर पूरे का पूरा ऑर्गन यूजुअली इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि योर थॉरेक्स इज प्रोटेक्टेड बाय योर रिब केज, जो उसके ऊपर रिब्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो अंडरलाइंग ऑर्गन्स होते हैं वो पूरे के पूरे इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि उनका कुछ कुछ पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन ट्रॉमा की जो मैनिफेस्टेशन होती है थॉरेक्स में, दैट इज लंग कंट्यूजन, ठीक है, पल्मोनरी कंट्यूजन। ये आपने याद रखना है, इवन कि ये मुझसे खुद बॉट टेस्ट के अंदर पूछा गया था। लंग कंट्यूजन जो होती हैं बच्चे, लंग के ऊपर मार्क्स और छोटे छोटे हेमरेजेस अगर हो जाएं, दैट इज लंग कंट्यूजन। नंबर 3 पे आपको जो एमसीक्यू आना चाहिए, दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन ट्रॉमा क्या होती है इन ट्रॉमा। तो याद रखिएगा कि 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं। मैं पहले आपको यहां पे लिखवा दूं, मोस्ट कॉमन जो कॉज है दैट इज टीबीआई, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। प्लीज इसको याद रखिएगा, और अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर में ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की थोड़ी सी और डिटेल भी बताता हूं। नंबर 2, मोस्ट कॉमन, बल्कि मोस्ट कॉमन के बजाय इसको कर दे सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होती है ट्रॉमा के अंदर, तो दैट इज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग से मुराद हैमरेज, यानी कि हाइपोवॉलीमिक शॉक, हेमरेजिक शॉक, ठीक है। अब यूजुअली मैं आपको ये बताऊं कि जब ये एमसीक्यू प्रॉफ में आता है तो सब बच्चे हेमरेज को टिक कर देते हैं, नहीं, याद रखना है ट्रॉमा के अंदर ब्रेन की वजह से डेथ ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू ब्लीडिंग की वजह से। ब्लीडिंग जो होता है वो थोड़ी सी परसेंटेज से सेकंड नंबर पे आता है। ओके, नंबर 5 आपका जो एमसीक्यू यहाँ पे बनता है, दैट इज कि अगर किसी बंदे को एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो उसकी बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी करते हैं हम लोग, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन एक बात आपको याद रहे कि ये हम लोग उस पेशेंट की बात कर रहे हैं जो कि हीमोडायनामिकली स्टेबल है, ठीक है, यानी कि जिसके वाइटल्स डिस्टर्ब नहीं है, जिसकी पल्स 60 से 100 के बीच में है, जिसका बीपी आप कह लो कि 100/80 से 100/80 तो नहीं, खैर 110/80 से लेके और 140/90 तक है। तो ये दैट्स अ फाइन रेंज ऑफ बीपी, ठीक है, जिसका जो सैचुरेशन ऑक्सीजन की वो ठीक है। अगर कोई बंदा हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो उसके लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एज वेल एज पेल्विस का भी हम लोग साथ ही करवा लेते हैं रूल आउट करने के लिए। नंबर 2 पे आपका इसी के साथ जो पार्ट बी में एमसीक्यू बनता है, दैट इज एब्डोमिनल ट्रॉमा के अंदर बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी है एक अनस्टेबल पेशेंट में जिसके वाइटल्स डिस्टर्ब्ड हैं, जिसके अंदर हमें सस्पिशन है कि इसके अंदर ब्लीडिंग हुई हुई है। उसके अंदर बच्चे हम लोग इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं फास्ट स्कैन, और फास्ट स्कैन से बनता क्या है, फोकस्ड असेसमेंट इन सोनोग्राफी, फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, प्लीज नोट कर लीजिए,
फास्ट से बनता है फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा। ठीक है, ये इससे इसका बच्चे पूरा एब्रीविएशन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपको बता दूं कि डीपीएल से क्या बनता है। डीपीएल से बेसिकली बनता है डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज, यानी कि कभी कभी हम लोग एब्डोमिनल ट्रॉमा की कॉजेज को देखने के लिए ब्लडी, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे को एब्डोमिन का ट्रॉमा हुआ है और हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसका बीपी तो कम हो गया है, तो हम उसका डायग्नोस्टिक पेरिटोनियल लेवाज करके जो पेरिटोनियल फ्लूइड लेंगे उसके अंदर आपको ब्लड मिलेगा। तो बेसिक बात बताने का पर्पस यह है कि डीपीएल और फास्ट दोनों अच्छी इन्वेस्टिगेशन हैं उन पेशेंट के लिए जो कि हीमोडायनामिकली अनस्टेबल हो और जिनको एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ हो। उसके बाद दो और आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थोरेसिक ट्रॉमा अगर किसी बंदे को हुआ है, ठीक है, थोरेसिक ट्रॉमा, तो इसके अंदर बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी होगी? मैं BII लिख रहा हूं, तो दैट वुड ऑलवेज बी चेस्ट एक्सरे, जो कि सबसे बेसलाइन चीज है, सबसे बेसिक चीज है और इसके ऊपर बहुत सारी डिजीजेस का पता चल सकता है। उसके बाद आप लोगों की बुक में भी मेंशन्ड है, मैं भी यहाँ पे कोट कर देता हूं कि व्हाट इज द ट्रायड ऑफ ट्रॉमा। ट्रॉमा का डेथ ट्रायड भी इसको हम कहते हैं और इसको हम लोग ट्रॉमा का ट्रायड भी कहते हैं। ट्रॉमा के ट्रायड में तीन चीजें जो होती हैं वो आपको लाजमी आनी चाहिए बच्चे। दो चीजों का ट्रायड आप लोगों को तीन चीजों का ट्रायड आपको हर हाल में आना चाहिए फाइनल ईयर के बच्चे को। किन तीन चीजों का मैं अभी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूं, अगर इन तीन चीजों का ट्रायड उसको नहीं आता तो उसको फाइनल ईयर में पास नहीं करना चाहिए। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1 डेथ ट्रायड क्या होता है, ये जो मैं अभी आपको लिखवाने वाला हूँ। नंबर 2 होता है एनेस्थीसिया का ट्रायड, वो मैं आप लोगों को एनेस्थीसिया वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। और तीसरा ट्रायड जो होता है दैट इज कुशिंग्स ट्रायड। ठीक है, कुशिंग्स ट्रायड, ये आपको तीनों ट्रायड्स आने चाहिए। कुशिंग ट्रायड्स में आप लोगों को अभी बेशक बता देता हूँ। अच्छा, तो आपका जो डेथ ट्रायड है बच्चे, इसके अंदर आता है हाइपोथर्मिया, साथ ही साथ एसिडोसिस, और तीसरी चीज होती है कोगुलोपैथी। यानी कि इन तीन चीजों का तीनों का आपस में मिल जाना या फिर इन तीनों में से कोई एक चीज भी ऐसे हो सकती है जो कि डेथ की कॉज बन सकती है ट्रॉमा के पेशेंट में। ठीक है, एनेस्थीसिया का ट्रायड मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन जो कुशिंग ट्रायड है बच्चे उसको मैं बता देता हूँ कि वो क्या होता है। कुशिंग ट्रायड बेसिकली होता है कि अगर कभी भी किसी बंदे का इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज कर जाए। अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर कब राइज करता है? जब किसी बंदे को कोई सेरिब्रल ट्यूमर हो या किसी बंदे को कोई स्वेलिंग हो किसी भी चीज, किसी भी तरह की सीएनएस के अंदर, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं रेलिवेंट बात करूं यहाँ पे, तो ट्रॉमा के केस के अंदर कुशिंग ट्रायड डेवलप हो सकता है क्योंकि इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक चीज छोटी सी मैं यहाँ पे बताता चलूं, आप लोग सीएनएस में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो चीज इंशाल्लाह ताला न्यूरो सर्जरी में, लेकिन मैं एक एक प्रिंसिपल आप लोगों को पढ़ने का कहूंगा। बिल्कुल बच्चों को ये नहीं आता होता और ये वाइवा में पूछा जाता है। मोनरो कैलीज डॉक्ट्रिन, प्लीज इसको पढ़िएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर से रिलेटेड है, ये आप लोगों को हेल्प करेगा। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, मैं न्यूरो सर्जरी के लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आप लोग एक दफा ये रीड कर लें तो इट वुड बी रियली वेरी गुड। तो बच्चे इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज करता है तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज भी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज इंक्रीज करने की वजह से आप ये कह लें कि ओवरऑल एक बंदे को हाइपरटेंशन हो जाती है। ठीक है, बीपी उसका रेज कर जाता है। उस सिंपैथेटिक ओवरड्राइव को कम करने के लिए पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में चला जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया उसको होता है। और नंबर 3 पे इररेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये जो तीन चीजें आपकी दे कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म द कुशिंग ट्रायड, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और अच्छा, उसके बाद बच्चे हम लोगों ने मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीजें डिस्कस कर ली। अब मैं आप लोगों को बेसिकली उस चैप्टर पे लेके आ रहा हूं, दैट इज अवर टॉपिक ऑफ टुडे, ATLS। बच्चे ATLS का बेसिकली एक कॉन्सेप्ट देता चलूं आप लोगों को। माइंड में इमेजिन कीजिए कि यू आर स्टैंडिंग इन द इमरजेंसी, इन द सर्जिकल इमरजेंसी ऑफ योर रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल। ठीक है, वहां पे अल्लाह ना करे कोई पेशेंट आया है, एक्सीडेंट का पेशेंट, कार एक्सीडेंट का, ट्रक एक्सीडेंट का पेशेंट। तो अब जब वो हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुंच गया तो आपको क्या करना है? विच प्रोटोकॉल डू यू हैव टू फॉलो? इस प्रोटोकॉल को हम लोग कहते हैं ATLS, एडवांस ट्रॉमेटिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम। ठीक है, इसके बच्चे बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन आप लोग की बुक्स के अंदर यूजुअली बच्चे दो ही मेंशन किए गए हैं। एक है प्राइमरी सर्वे, दूसरा है सेकेंडरी सर्वे, लेकिन कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग इसका टर्शरी सर्वे भी होता है।
तो हम लोग ये तीनों जो इसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सर्वेज हैं, इनको बारी बारी स्टडी करते हैं कि प्राइमरी सर्वे क्या होता है, टर्शियरी क्या होता है। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये बच्चे कि जो प्राइमरी सर्वे होता है इसके अंदर आपने पेशेंट को रिससिटेट करना है, पेशेंट को जिंदगी की तरफ वापस लेके आना है। आपका बेसिक पर्पस ये है कि आप पेशेंट को जगाएं, ठीक है, यानी कि उसकी लाइफ को सबसे पहले सेव करें। जब आप उसकी लाइफ को इमीडिएटली 3-4 चीजों के जरिए सेव कर लेते हैं, तो उसके बाद आप लोग फिर उसके सेकेंडरी सर्वे पे आते हैं और उसके जो ऑर्गेनिक मैनिफेस्टेशन होती है तो उसको ठीक करते हैं। लेकिन इस पे प्राइमरी सर्वे की जो डिटेल है बच्चे, इसके ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं कि इमरजेंसी में यूजुअली बच्चे हमें फॉलो करना होता है एक सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं ट्राइएज, ठीक है, ट्रायाज भी कहते हैं लोग, ट्रीएज भी कहते हैं, ट्रायाज। देखें आप लोग इसको हम लोग क्या करते हैं। ट्राइएज के अंदर बच्चे बेसिकली हमारी 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं पेशेंट की। कुछ बुक्स के अंदर 4 भी लिखी हुई हैं और कुछ के अंदर 3 भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले ये कलर स्कीम के हिसाब से बताता हूं जो आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली हॉस्पिटल में काम आनी चाहिए, काम आती हैं और आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये हमारा अलमिया है कि हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर इसको अप्लाई नहीं किया जाता, ठीक है, लेकिन आप लोग एज अ गुड डॉक्टर लाजमी इसको अप्लाई कीजिएगा। एक है इसकी क्लास 1, दूसरी है बच्चे इसकी क्लास नंबर 2 और तीसरी है बच्चे इसकी क्लास नंबर 3। और जिस कलर कोडिंग के हिसाब से मैंने इसको लिखा है, ये आपका ऑस्पी का क्वेश्चन आ सकता है, ऑस्पी का आपको स्टेशन आ सकता है कि आप ट्राइएज की क्लासिफिकेशन लिखें, ट्राइएज किस किस हिसाब से होता है। जो क्लास 1 है दैट इज इमरजेंसी, ठीक है, और उनको इमरजेंसी आपको देखना है, इमरजेंसी में रिससिटेट करना है। अगर आपने डिले किया तो उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये वो पेशेंट है जिनको आपने सबसे पहले ट्रीट करना है। नंबर 2, जो क्लास 2 होते हैं, ये होते हैं आपके प्रायोरिटी पेशेंट्स। प्रायोरिटी पेशेंट्स वो होते हैं कि जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं और आपकी प्रायोरिटी में आएंगे, यानी कि इमरजेंसी वाले डील करने के बाद आप लोग इनको देख सकते हैं तो भी इनकी डेथ नहीं होगी, मतलब दे विल सर्वाइव, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो प्रायोरिटी पेशेंट्स कैन वेट, लेकिन दे ऑल्सो रिक्वायर रैपिड ट्रीटमेंट, रैपिड इंटरवेंशन, जिस भी किस्म की उनको इंटरवेंशन चाहिए। और नंबर 3 पे जो पेशेंट्स आते हैं, दे आर यूजुअली नॉन अर्जेंट पेशेंट, दोज हु कैन वेट, जो काफी ज्यादा वेट कर सकते हैं। यानी कि आप इमरजेंसी वालों को भी डील कर लें, आप प्रायोरिटी वालों को भी डील कर लें, उसके बाद आप लोग इन पे आए तो भी इट्स ओके। चलो जी, ये मैंने आपको ट्राइएज बता दिया। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज प्राइमरी सर्वे। बच्चे प्राइमरी सर्वे के यूजुअली 5 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी ई। ये आपकी बुक में भी बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किए हुए हैं। हम लोग एक एक को यहाँ पे डील करते हैं। तो बल्कि मैं आप लोगों को इसके लिए एक बड़ा अच्छा, पहले मैं आप लोगों को इसका एब्रीविएशन दिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाता हूँ श्वार्ट्ज की सर्जरी से। ए से है बच्चे सबसे पहले एयरवे मैनेजमेंट, ठीक है। बी से है ब्रीदिंग एंड वेंटिलेशन, ठीक है। मैं ब्रीदिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ और साथ ही साथ बी लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। सी के साथ है सर्कुलेशन, ठीक है। और डी के साथ बच्चे आपको मिलेगा डिसएबिलिटी असेसमेंट, ठीक है, या न्यूरोलॉजिक असेसमेंट, डिसएबिलिटी या न्यूरोलॉजिक असेसमेंट। और एंड ई के साथ बच्चे इसके अंदर है एक्सपोजर एंड एनवायरमेंट कंट्रोल, एंड एनवायरमेंट कंट्रोल। अब आप लोगों को एक एक कंपोनेंट का पहले मतलब बता दूं, फिर हम इसकी डिटेल में जाते हैं। कहा यह जाता है कि जो अपडेटेड गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो सी है ये ऊपर शिफ्ट हो चुका है और जो ए है वो नीचे आ चुका है। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि डिफरेंट बुक्स का डिफरेंट ओपिनियन है, इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस आ जाते हैं इसके अंदर। एयरवे के अंदर सबसे पहली चीज जो आपने चेक करनी होती है कि उस बंदे का जो एयरवे है वो क्लियर है या नहीं। हम लोग सांस कहाँ से लेते हैं? प्राइमरीली हमें सांस नाक के थ्रू लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको डीएनएस होता है या नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है किसी भी किस्म की कोई, तो वो माउथ ब्रीदर्स होते हैं, वो मुंह से भी सांस लेते हैं, ठीक है। तो आपने नोज और माउथ की पेटेंसी को देखना है कि दोनों पेटेंट है या नहीं, दोनों में से एयरवे पास कर रही है या नहीं। नंबर 2, आपने ये देखना है कि क्या वो बंदा सांस ले रहा है या नहीं। अब एक बंदे को अगर हमने ये देखना है कि वो सांस ले रहा है या नहीं, हम कैसे देख सकते हैं? ऐसे देख सकते हैं, नंबर 1 के फॉर एग्जांपल अगर बंदा
अवेक है, तो ऑब्वियसली फिर तो उसका सांस आपको बिल्कुल प्रॉपरली आपको नजर दिखाई देगा कि ये बंदा सांस ले रहा है या नहीं, उसकी चेस्ट मूवमेंट से पता चलेगा, उसके बॉडी के जेस्चर से पता चलेगा। नंबर 2, अगर कोई बंदा कोमेटोज्ड है, अगर कोई बंदा बेहोश है, अनकॉन्शियस है, फिर उसकी ब्रीदिंग का आपको कैसे पता चलता है? बच्चे इसके लिए डिफरेंट मेथड्स प्रपोज किए गए हैं, लेकिन आइडियल हमेशा ऑस्कल्टेशन रहती है कि आप लोग ऑस्कल्टेट करें उसके चेस्ट को अपने स्टेथोस्कोप के साथ कि वो सांस ले रहा है या नहीं, उसकी एयर इनहेल और एक्सहेल हो रही है या नहीं, और प्रॉपरली उसके चेस्ट का मुआयना करें, एंटीरियरली भी, लैटरली भी और पोस्टीरियरली भी, और ऊपर से लेके नीचे तक, एपेक्स से लेके बेस ऑफ लंग तक। ठीक है, कोई भी सेगमेंट उसका अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पे आती है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में बच्चे जो हम लोग चेक करते हैं पल्स, तो 2-3 जगह ऐसी हैं जो कि सबसे फेवरेट जगह होती हैं एज अ सर्जन, एज अ डॉक्टर, पल्स को चेक करने के लिए। पल्स बहुत सी जगहों पे फील की जा सकती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं फेवरेट जगह कौन सी हैं और उसका रैशनेल क्या है। सबसे पहले बच्चे जो पल्स चेक की जाती है दैट इज कैरोटिड पल्स, ये आपने हमेशा याद रखना है। कैरोटिड पल्स अगर उसकी है तो आप लोग थोड़े से बेहतर फील करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो शुक्र है कि इसके दिमाग को ब्लड जा रहा है। अगर वाइटल ऑर्गन जो है आपका ब्रेन, उसी को अगर ब्लड नहीं जा रहा, फिर तो इसका मतलब है कि वो बंदा मर चुका है या मरने वाला है, इसका यही मतलब है ना। तो सबसे पहले कैरोटिड हम देखते हैं। नंबर 2 पे बच्चे हम लोग प्रेफर करते हैं डिस्टल पल्सेस को, और डिस्टल पल्सेस के अंदर 2 डिस्टल पल्सेस आती हैं। एक आती है रेडियल आर्टरी की पल्स और दूसरी आती है बच्चे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्स। अब यहाँ पे ये बात मैं क्लियर करता चलूं कि कुछ डॉक्टर्स पोस्टीरियर टिबियल को प्रेफर करते हैं और कुछ लोग डॉर्सालिस पीडियस आर्टरी को प्रेफर करते हैं। तो जो डॉर्सालिस पीडियस आर्टरी की पल्स होती है दैट इज यूजुअली पैल्पेबल ओवर द डॉर्सम ऑफ योर फुट, लेकिन जो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्स होती है दैट इज यूजुअली पैल्पेबल बिहाइंड योर मीडियल मैलियोलस। मीडियल मैलियोलस के पीछे यूजुअली आपको पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्स फील होगी। आप सब लोग अपनी अपनी पल्सेस इस वक्त फील भी कर सकते हैं, और पोस्टीरियर बेसिकली जो मीडियल मैलियोलस होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होती है बिहाइंड, और थोड़ा सा सुपीरियरली आपको बहुत अच्छे से ये फील हो जाती है। अच्छा, अब ये रीजन बताता चलूं कि हम लोग रेडियल, आपका ये वाइवा का क्वेश्चन है, टिपिकली आपसे पूछा जाएगा एक पेशेंट कोमेटोज आया है, कौन सी पल्सेस उसकी फील करोगे? और बच्चे ये भी मैं क्लियर करता चलूं कि एटीएलएस यूएचएस के प्रॉफ के अकॉर्डिंग, सजैबमू के प्रॉफ के अकॉर्डिंग, आप लोगों का एक लाजमी, आप लोगों का एटीएलएस के ऊपर ऑस्पी का स्टेशन आता है, इंटरेक्टिव स्टेशन आता है। जैसे मैं अगर आपको अपने प्रॉफ की एग्जांपल दूं तो हमें ब्रीदिंग का कंपोनेंट आया था, मतलब एग्जामिनर की मर्जी है, वो आपसे जो भी कंपोनेंट पूछे फिर वो सब बच्चों से यूजुअली वही कंपोनेंट पूछता है। ठीक है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जिसके ऊपर बच्चे गलती ज्यादा कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर ज्यादा वाइवा लेते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, अब एक चीज ये बता रहा हूं कि पल्सेस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमने रेडियल और पोस्टीरियर टिबियल की पल्स को क्यों चूज किया है, बाकी पल्सेस को क्यों नहीं चूज किया। सबसे पहली बात ये कि ये डिस्टल मोस्ट पल्सेस हैं, तो अगर आपके लिम्ब के अंदर, एक्सट्रीमिटीज के अंदर डिस्टल मोस्ट पल्स जो है वो पाल्पेबल है, वो आ रही है, तो इसका मतलब है उसकी बाकी जितनी भी सर्कुलेशन है उस एक्सट्रीमिटी की दैट इज इंटैक्ट। ये एक हमने जनरलाइज्ड रूल बनाया हुआ है। ठीक है। नंबर 2 ये कि जो आपकी रेडियल, अब आप ये सोचेंगे कि आपकी डिस्टल पल्सेस में तो अल्नर आर्टरी भी आती है, फिर हम उसको पल्पेट क्यों नहीं करते? और आप लोग ये कहें कि अगर आपकी लोअर लिम्ब है तो चले लोअर लिम्ब के अंदर ये वाला डिफरेंशिएशन नहीं रहती, क्योंकि कुछ लोग डॉर्सालिस पीडियस को करते हैं, कुछ लोग पोस्टीरियर टिबियल को करते हैं। इसके लिए कोई आइडियल वो हमने चॉइस नहीं बनाई हुई, ये आपके डॉक्टर की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि डीपीए कर ले या फिर पोस्टीरियर पीटीए कर ले, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी कर ले। तो रेडियल आर्टरी जो है बच्चे, इसका कैलिबर बहुत अप्रिशिएबल है, इसकी पल्स बहुत कॉमनली अप्रिशिएबल होती है, इसलिए हम लोग इसी को ही प्रेफर करते हैं चेक करने के लिए। ये 2 रीजंस मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। उसके बाद बच्चे, अगर बात की जाए डिसेबिलिटी की, तो डिसेबिलिटी के अंदर यूजुअली बच्चे आपको न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करनी होती है। मैं एक निमोनिक आपको लिखवा रहा हूँ, काइंडली इसको नोट डाउन कीजिएगा। न्यूरोलॉजिक असेसमेंट के लिए और डिसेबिलिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं एवपू। व्हाट इज एवपू, ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं। सबसे पहली बात ये कि हम लोग ग्लास्को कॉमा स्केल यूज करते हैं, जो कि जीसीएस का स्केल होता है। उसके अंदर हमने जो पेशेंट के रिस्पॉन्सेज होते हैं
या जो हमें स्टिमुलाई देने पड़ रहे हैं उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये F2 मैं आपको लिखवा रहा हूं, इसको नोट कीजिए। ए से बनता है अलर्ट, यानी कि पेशेंट अगर ऑलरेडी अलर्ट है, कॉन्शियस है, बैठा हुआ है, ठीक है। नंबर 2 पे है वर्बल स्टिमुलस, ठीक है, वर्बल यानी कि आवाज देने पे वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है। पी पे है बच्चे पेनफुल स्टिमुलस, ठीक है, या पेनफुल स्टिमुलाई, ये आपने याद रखना है। और यू से है अनरिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये जो F2 एक निमोनिक यूज करते हैं हम लोग, ये न्यूरोलॉजिक असेसमेंट देखने के लिए यूज करते हैं पेशेंट की। ग्लास्को कॉमा स्केल एक बहुत ही यूजफुल स्केल है, पेशेंट का स्टेटस बताने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। इसके ऊपर दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कोई इसके ऊपर डुअल ओपिनियन नहीं है, ठीक है। तो डिसेबिलिटी देखने के लिए आप लोग यूजुअली जीसीएस को एनालाइज करते हैं। जीसीएस के अलावा बच्चे न्यूरोलॉजिक कंपोनेंट्स में और भी चीजें आती हैं, लेकिन वो फिर सेकेंडरी सर्वे बन जाएगा, तो अभी मैं उसको टच नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद है बच्चे एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे? एक्सपोजर में बेसिकली ये मुराद है कि जब आपने ABCD चेक कर लिया, तो अब आप पेशेंट को प्रॉपरली एक्सपोज करें, उसको ओपन करें, उसको अनड्रेस करें, ये देखने के लिए कि उसको बाकी किसी ऑर्गन की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। और आप ये बेसिकली जब आप उसको अनड्रेस करते हैं या एक्सपोज करते हैं, प्राइवेसी उसकी मेंटेन करते हुए किसी कोई चैपिरॉन आपके पास लाजमी होना चाहिए। नाउ व्हाट इज अ चैपिरॉन? बच्चे ये वाला वर्ड बहुत कॉमनली आपको हॉस्पिटल में सुनाई देगा, इवन आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है। चैपिरॉन बेसिकली एक असिस्टेंट होता है, एक हेल्पर होता है, जो कि आपके साथ मौजूद होता है उन कंडीशंस में जब पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी हो, या फिर माइनर्स के केस में। माइनर्स हम किनको कहते हैं? खास तौर पे बच्चों को। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर एक बच्चा है, आपने उसको टीका लगाना है, तो उस वक्त उसकी माँ का वहां पे मौजूद होना लाजमी है। अगर उसकी माँ मदर वहां पे नहीं मौजूद, तो उसके बाप का होना लाजमी है। अगर वो भी नहीं मौजूद, तो उसके गार्डियन का होना लाजमी है। ये तीनों चैपिरॉन का काम करते हैं। अच्छा, अगर एक पेशेंट हॉस्पिटल में बहुत बेतहाशा ऐसे मरीज आते हैं अनकॉन्शियस फॉर्म में, जिनका साथ कोई भी अटेंडेंट नहीं होता, जिनके साथ अकम्पनी करने वाला कोई बंदा नहीं होता, और आपको उसको अनड्रेस करना है, तो फिर आप क्या करेंगे बच्चे? फिर यूजुअली आप लोग नर्सेस का, सिस्टर्स का सहारा लेते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं आप लोग, ठीक है। ये आपने याद रखना है, यानी कि सिस्टर्स कैन ऑल्सो एक्ट एज chaperone फॉर फीमेल पेशेंट्स दैट यू आर डीलिंग। तो अगर आपको फीमेल पेशेंट का एक्सपोजर करना है और वहां पे कोई फीमेल डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो मेल्स को चैपिरॉन लाजमी बुलवाना है। अगर मेल डॉक्टर चैपिरॉन को नहीं बुलवाएंगे, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का ऑर्डर भी लॉन्च हो सकता है। तो दैट इज टोटली इलीगल। आप किसी भी फीमेल पेशेंट को, खास तौर पे मेल्स के लिए, ऐसे एक्सपोज नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो इसका ई से एक और कंपोनेंट है, दैट इज एनवायरमेंटल कंट्रोल। एनवायरमेंटल कंट्रोल से ये मुराद है कि आप जो यूजुअली ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ये आप रूल बना लें अपनी लाइफ का, इमरजेंसी में भी बहुत काम आएगा। जो ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं बच्चे, हम लोग उनको यूजुअली हाइपोथर्मिक डील करते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि ये बंदा हाइपोथर्मिया में है और हमें इसको गर्माहट या हमें इसको वार्मथ प्रोवाइड करना ही करना है, वरना उसके वाइटल्स फर्दर डिसरप्ट हो जाएंगे। अब इसकी वजह क्या है? हमने ये एक एजम्पशन क्यों बनाई हुई है? उसकी वजह ये है कि जो ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हैमरेज हुआ होता है, उनके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी हुई होती है। तो इस वजह से जब भी हाइपोवोलेमिया होता है, तो हमारी जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं हैमरेज के अंदर, वो कोल्ड क्लैमी हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपोथर्मिया से सफर करता है। तो आपने उसके प्रॉपर इंतजाम करना है कि वो पेशेंट हाइपोथर्मिया के अंदर फर्दर ना जाए, वरना उसके बॉडी के अंदर जो डैमेजेस हैं वो एग्रेवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चे आपका ABCDE है। अभी मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया कि हम इस ABCDE की मैनेजमेंट क्या करते हैं। बच्चे, मैं एयरवे की अगर बात करूं, तो यूजुअली जो आपको पेशेंट्स मिलते हैं एयरवे वाले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा ड्राउनिंग का शिकार हो गया है, डूब चुका है, तो आपको अक्सर उसके मुंह के अंदर मतलब पत्ते मिल सकते हैं, कोई कंक्रीट मटेरियल मिल सकता है, सैंड मिल सकती है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई बंदा जो है वो सड़क पे आपको ट्रॉमाटाइज, सड़क से रिकवर करके हॉस्पिटल में लाया जाता है, तो उसको वहां पे भी बच्चे आपको उसको उसके नाक के अंदर कोई सैंड के पार्टिकल्स मिल सकते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि एयरवे का जो मैनेजमेंट है वो यही है कि आप लोग उसको सबसे पहले खुद फिजिकली क्लियर करें, ठीक है। नंबर 2,
आप उसकी एयरवे के अंदर, मतलब जो उसकी एयरवे है खासतौर पे ओरल या नेजल, उसके अंदर आप लोग एयरवेज डाल सकते हैं। एयरवेज बच्चे क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, ओरल एयरवे होता है और नेजल एयरवे होता है। अभी मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, मैंने आप लोगों के लिए ये सोचा है कि इन थ्रू आउट द सर्जरी लेक्चर्स आप लोगों को ऑस्पी की चीजें भी प्रिपेयर करवाई जाएं। तो ये जो ओरल एयरवे और नेजल एयरवे, ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कल के लेक्चर में दिखाऊंगा। आज मैंने आप लोगों के लिए ऑस्पी के स्टेशन के लिए दो और चीजें निकाल के रखी हैं, रोजाना दो चीजें इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगा। तो अभी मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगा, एयरवेज मैं आपको कल दिखाऊंगा। अगर किसी बंदे की एयरवे पेटेंट नहीं है तो आप ओरल और नेजल एयरवे भी उसके मुंह या नाक के अंदर रख सकते हैं, ताकि उसको प्रॉपरली उसकी ब्रीदिंग जो है वो स्टैब्लिश हो जाए। नंबर 2 जो हमारा कंपोनेंट था, दैट इज ब्रीदिंग का कंपोनेंट। अगर एक बंदा ब्रीदिंग प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, इवन कि उसकी एयरवे ओपन है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई वाइटल ऑर्गन की इंजरी हुई है, जैसे ब्रेन स्टेम की कोई इंजरी है, या तो इस वजह से वो ब्रीदिंग नहीं कर पा रहा, या वो सेप्सिस के अंदर है, ठीक है, या फिर उसके जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनकी कोई खराबी है। तो इस केस में बच्चे आपको फौरन फौरन पेशेंट को इंट्यूबेट करना होता है, ठीक है। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं आप पेशेंट की, और उसको आप लोग एम्बू बैग पर डाल देते हैं। अब एम्बू बैग क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, लेकिन ये बताने से पहले हमारे लेक्चर का टाइम खत्म हो रहा है। मैं न्यू लिंक भेज रहा हूं जूम की मीटिंग का, जल्दी से वापस आइएगा, हमें बहुत कुछ अभी और डिस्कस करना है। बी क्विक।